भारत के राजनीतिक हालात भी बदल रहे हैं। भारत के सामाजिक हालात भी बदल रहे हैं। भारत में दलितों की स्थिति भी बदल रही है। भारत में जो दलितों के जीवन में जो सबसे बड़ा सशक्त माध्यम बना, उसके ऊपर एक प्रहार है। मैं जानना चाहता था इस कार्यक्रम के माध्यम से यहां आकर के कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि नेता आपके बीच में नहीं आने वाला। सामाजिक ताना बाना लगभग तितर बितर है। सामाजिक ताना बाना लगभग तितर बितर है। सामाजिक संगठनों के नाम पर या तो नेताओं की गलती, या जो सामाजिक रूप से काम करने वाले लोग थे उनकी गलती। क्योंकि जिसके पास साधन था उसकी सामाजिक सेवा करने की इच्छा नहीं थी, और जिसके पास सामाजिक सेवा करने की इच्छा थी उसके पास साधन नहीं थे। इसलिए वो जिस गली से चला वहां चंदाखोर के रूप में, कुछ लोग उसको दलाल के रूप में, आपने उसके ऊपर इतने सवाल खड़े हुए कि अंत में वो भी कहीं ना कहीं चुप बैठ गया। आप क्रीमी लेयर के लोग हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लगभग दलितों की 2 पीढ़ियां हैं। पुरुषों की 2 पीढ़ियां। देश आजाद हुआ और आजादी के समय लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट लगभग 0। 70 से लेकर के 72 के दशक में दलितों के पढ़े लिखे लोगों का पहला लौट आता है। उससे पहले उसके तमाम पद NFS, नॉट फाउंड सुटेबल, खत्म। कोई पद नहीं भरा गया। 75 से लेकर के 90 तक भारत के दलितों की राजनीति में, भारत के दलितों के रिप्रेजेंटेशन में, भारत के दलितों की आर्थिक उन्नति में एक भूचाल है। पूरी दुनिया भौचक्की रहेगी कि हुआ क्या। क्योंकि जिसको भी देखते हैं 99% सरकारी सेवाओं में आने वाले के माता पिता कहीं ना कहीं मजदूर हैं। सबके मजदूर थे, लेकिन एक बया चली, एक व्यवस्था चली, और देखिए कहानी कैसे पलटी कि जिस किसान के खेत में काम कर रहा था दलित आदमी, मजदूर आदमी, उसका बेटा सरकारी अफसर बन रहा था और उस किसान का बेटा कहीं ना कहीं हल चला रहा था। ये कहानी पलट गई। दलित महिलाओं की पहली पीढ़ी, दलित महिलाओं की पहली पीढ़ी है जो सरकारी सेवाओं की तरफ बढ़ रही है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि पुरुषों की तीसरी पीढ़ी और महिलाओं की दूसरी पीढ़ी जिस उम्मीद के साथ आगे बढ़ी वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ नहीं पाए। एक छोटी सी बात आपको कहूंगा कि देखो, बहुत सारे लोग हैं, आप व्यवस्था का हिस्सा हैं, हर आदमी की जिम्मेदारी है। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप गलत हैं। भारत की आबादी का सबसे बड़ा समूह, यह आरक्षण के ऊपर हमला नहीं है। आप समझिए कि भारत में सबसे बड़ा एक जातीय समूह जिसमें विभिन्न उपजातियां थी वो 22.5% है। कोई भी जातीय समूह इतना बड़ा नहीं है। हां, जहां आप पैदा हुए हो वहां आप अपने आप को जाटव कहो, चमार कहो, वाल्मीकि कहो, कुम्हार कहो, धोबी कहो, कोरी कहो। जात का दायरा कितना बड़ा है। जहां आप पैदा होते हैं वहीं जात का दायरा सबसे मजबूत होता है।
चाहे वो ब्राह्मण की जात हो, चाहे आपकी जात हो या किसी की उपजात हो। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, जात का दायरा कहीं ना कहीं कमजोर होता है। रोहित वेमुला की हत्या हुई। अब रोहित वेमुला की जात क्या थी? वो वाल्मीकि था, वो जाटव था, वो कोरी था, वो दलित था। इसलिए आप खड़े होगिए, आप खड़े होगिए। भारत सरकार के तमाम तंत्र के लोग, उसमें सरकार भी है और उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष भी है, वो डरा हुआ है कि इस देश का दलित इकट्ठा ना हो जाए। इसलिए कहीं ना कहीं इस देश की न्याय व्यवस्था से उसके ऊपर एक सबसे बड़ा हमला होता है। जाति उपजाति, जाति उपजाति। और देखिए, कल देश के प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने यह कहा, सारी दुनिया ये कह रही है कि वो फैसला नहीं, वो सलाह है। वो फैसला नहीं, वो सलाह है। माननीय सुप्रीम कोर्ट सलाह कैसे देते हैं? जब इस देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी, आर्टिकल 143 143 के तहत सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सलाह दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। लेकिन इस देश के कमजोर लोग, जिनको सलाह की जरूरत नहीं थी, जिनको निर्णय चाहिए था, इस देश की न्याय व्यवस्था ये कहती है, इस देश की न्याय व्यवस्था ये कहती है कि 1000 अपराधी छूट जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। जहां प्रमाण नहीं, किसी भी राज्य सरकार के पास, किसी भी केंद्र सरकार के पास भारत की दलितों की उपजाति के आंकड़े नहीं है। जो जनगणना होती है उसमें एक ही कॉलम होता है, अनुसूचित जाति, उसमें उपजाति के आंकड़े नहीं है। जब भारत सरकार के पास आंकड़े नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट यह कैसे तय कर सकता है कि फला जाति के लोग इतने लगे रहे? इसलिए उसने कहा कि यह निर्णय नहीं है, यह सलाह है। हमने आपसे सलाह नहीं मांगी। क्या किसी ने सलाह मांगी? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको जागरूक बनना पड़ेगा। एक छोटी सी जिम्मेदारी और बता के जाता हूं कि अब तक आजाद भारत में दलितों के जितने मूवमेंट हुए हैं, वो साधन विहीन लोगों ने किए हैं। जो साधन संपन्न लोग हैं, उन्होंने दलित मूवमेंट में हिस्सा जिस तरह से लेना नहीं चाहिए था, उस तरह से नहीं लिया। भाई को भाई से भी तोड़ा जा सकता है। क्रीमी लेयर की बात करके कहीं ना कहीं आपके गरीब भाई को आपके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। उसको बताया जा रहा है कि उसने तो नौकरी ले ली, आज ना तो उसकी बीवी आएगी, ना उसके बच्चे आएंगे, तू क्यों जाना चाहता है? तेरे लिए धार्मिक यात्रा तैयार है। एक छोटी सी कमेंट के बाद अपनी बात खत्म करूंगा, बस समय बहुत ज्यादा हो गया। कि देखो, एक छोटी सी बात कहता हूं। हमने सुना बेरोजगारी। बेरोजगारी सिर्फ यही नहीं है कि पढ़ लिख के आपके पास काम ना हो। बेरोजगारी यह भी है कि अगर आपके युवाओं का कोई उद्देश्य ना हो। दलितों में एक बेरोजगारी और भी है, राजनीतिक बेरोजगारी। अगर रोजगार चाहिए, समाज ये कहता है कि ये फला फैक्ट्री है, ये फला पार्टी है, जाओ यहीं से रोजगार ढूंढो। और वो पार्टी ये कहती है कि हमें तो रोजगार की जरूरत ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपका यूथ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा धार्मिक यात्राओं में इसलिए जा रहा है कि वो बेरोजगार है। उस पर वैचारिक क्रांति नहीं है। आपने उसे समझाया ही नहीं भाई। तो ये सारी चीजें हैं, आपकी जिम्मेदारी है सर।